नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी एनसीईआरटी श्रृंखला निरंतर रूप से जारी है और उसमें आज कक्षा 7 में हम लोग चैप्टर 3 पे आ चुके हैं। पहली वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों देख लिया था, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत छोटा था, है ना, अध्याय 1 बहुत छोटा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक साथ ही दोनों अध्याय कर लिए जाएं। तो आज चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे। कंटेंट में बार बार बोल रहा हूं, कंटेंट इन बुक्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बहुत अच्छी चीज है ना। एनसीईआरटी इसीलिए लोग बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए, लेकिन आप खुद से पढ़ते हो ना तो उसमें वो आनंद नहीं आता, आपको चीज अजीब सी लगती है। जब आप एक किसी गाइड का, किसी एक अध्यापक का सहारा ले लेते हैं तो चीजें काफी इजी होती चलती हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर 3 शुरू करते हैं। हमारी बदलती पृथ्वी दिखाएंगे, इसमें बताएंगे कि अर्थ में कैसे कैसे चीजें चेंज होती आ रही हैं, है ना, किस तरीके से स्वरूप परिवर्तन होता जा रहा है, तो उस सब चीज को लेकर बात किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, चलो। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित। अब आप ये समझ तो गए होंगे ना, स्थल मंडल क्या है, ये क्या है, ये तो हम सब देख ही चुके हैं। ठीक है, स्थल मंडल क्या है 3 बार देख चुके हैं। क्लास 6 में भी हमने कंफर्म कर लिया, 7th में भी पिछले चैप्टर में हमने देखा। ठीक है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। इस लाइन का क्या मतलब है? जैसे ये जो आपकी अर्थ रही ना, ये जो आपकी अर्थ है, तो इसके ऊपर जो स्थल खंड है ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरे गोले पे जो है एक पूरा कोई मतलब ऊपर से पपड़ी हो। ये पपड़ियां जो है ना, ये हमारा जो पपड़ियां हैं, इस तरीके की प्लेटें हैं, इस तरीके की छोटी बड़ी चारों तरफ से प्लेटें हैं, इस तरीके की छोटी बड़ी चारों तरफ से प्लेटें हैं। और ये प्लेटें क्या हैं? ये प्लेटें जो अंदर का मैग्मा है, उस मैग्मा पे क्या कर रही हैं? गतिशील हैं उस मैग्मा के कारण। तो जैसे ही ये प्लेट क्या होती हैं, टकराती हैं, कुछ भी होता है तो भूकंप इत्यादि हमें महसूस होते हैं। इतनी बड़ी संरचना और आपस में टकराएगी, है ना, टकराने के बाद भी गति करेगी तो क्या होगा? कुछ ऐसी चीजें हमें दिखती हैं, इस टाइप की वो हैं। आपको और समझ में ना आ रहा हो तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा प्लेट टेक्टोनिक्स GIF। जब आप उसका एक GIF देख लेंगे, शॉर्ट वाली जो वो नहीं होती, उसमें घूमते हुए आपको दिखेगा, आपको उसका बढ़िया विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है, कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूम रही है। ये जो मैंने प्लेटें आपको बना के दिखाई ना, ये हमेशा क्या कर रही हैं? घूम रही हैं, गति कर रही हैं। गति कितनी हो रही है? बहुत ना के बराबर होती है, तो हमको महसूस नहीं होती है। बहुत हल्के रूप से ये गति कर रही हैं। ठीक है, घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, मतलब बहुत हल्के, मतलब अब सोचो आप एक साल में कुछ mm बढ़ी तो क्या ही महसूस होगा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, अब ये आपको नया शब्द नहीं है, मैग्मा है ना। पृथ्वी के अंदर जो द्रवित रूप से पदार्थ है वो क्या है? वो मैग्मा है। और बाहर आने के बाद क्या हो जाता है? आपको खुद पता होना चाहिए, लावा। सब बता चुका हूं, समझा चुका हूं। मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये प्लेटें सर क्यों, आप आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर प्लेटें क्यों घूम रही हैं? किसी ने कहा इनसे घूमने को, तो भाई अंदर जो मैग्मा है ना इनके, वो मैग्मा लिक्विड है और वो मैग्मा लगातार क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है, अब आप देखो जैसे पानी, तब में पानी भरो, पानी के ऊपर थर्माकोल का टुकड़ा डाल दो एक, है ना, और पानी को हिलाओ, तो क्या थर्माकोल का टुकड़ा गति नहीं करेगा? ऐसे ही इसका सिस्टम है कि जैसे अंदर अंदर मैग्मा घूम रहा है, उसी तरीके से क्या कर रही हैं, उसके बाद ही ये प्लेटें गति कर रही हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, मतलब ये मैग्मा है तो ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से लगातार क्या करता है? घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। देखो इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैग्मा घूम रहा है, क्या हो रहा है। समझने के लिए बहुत अच्छा है, इसको पढ़ लेते हैं। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में दीजिए। बीकर को एक तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठ जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार से गति करता है। देखो ये जो दिखाया गया है ना, ये मैग्मा जैसे जैसे गर्म होती है ऐसे करके ऊपर आता है, ऊपर आता है। ऊपर आके अगर यहां प्लेट का कोई दिक्कत होगी, मतलब यहां प्लेट में अगर गैप होगा तो ये बाहर निकल आएगा ज्वालामुखी क्रिया के रूप में। और अगर यहां से बाहर नहीं निकल पाया तो ये क्या करेगा? मान लो इसको यहां से, इसको इमेज को थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना, मैं दोबारा बता रहा हूं। ये निकल आएगा और अगर निकलने की जगह नहीं मिली तो ये क्या होगा? इस तरीके से इधर टर्न हो जाएगा, इस तरीके से इधर टर्न हो जाएगा, है ना, और इस तरीके से इधर टर्न हो जाएगा और टर्न होकर फिर ऐसे और फिर ये नीचे से इस तरीके से दोबारा आएगा। तो अब देखो जब ये ऐसे यहां से इस साइड टर्न हो रहा होगा,
इस साइड। तो ये जो ऊपर वाली आप प्लेट देख रहे थे ना, ये छोटी सी इन्होंने प्लेट दिखाई है, ये जो प्लेट है ये इस साइड गति करेगी, इस साइड गति करेगी, और ये वाली जो प्लेट है वो इस साइड गति करेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे कि प्लेट कैसे गति कर रही है। मैं आपको एक बड़े पे बना के दिखा देता हूं, एक बार आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अंदर ये क्या है, अंदर ये मैग्मा चैम्बर है, और ऊपर क्या है, ये मान लो मैग्मा बाहर यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, और ये क्या है, ये स्थलमंडलीय प्लेटें हैं, जिन प्लेट की बात। अब अगर इन प्लेट में गैप है, अब अगर इन प्लेट में गैप है तो क्या होगा, ये मैग्मा का लावा के रूप में यहां से बाहर निकल आएगा, ज्वालामुखी के रूप में। इन प्लेट्स में अगर गैप नहीं है तो ये मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा ऊपर उठा ना, वो इस तरीके से ऐसे करके क्या करेगा, यहां ऐसे करके गति करने लगेगा, ऐसे करके, और ऐसे फिर राउंड में घूम जाएगा। लेकिन अगर क्या हुआ, अब ये जब मैग्मा गति करा तो इसी मैग्मा के सहारे क्या होगा, प्लेट्स भी गति करेंगी, हल्की हल्की प्लेटें भी गति करती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण उसमें गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, एंडोजेनिक फोर्स, आंतरिक बल कहते हैं। तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें इंडोजेनिक फोर्स या आंतरिक बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के बल के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी में चेंजेस हो रहा है, एक एंडोजेनिक फोर्स, एक एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। अब जैसे जो आंतरिक बल हैं वो क्या करेंगे, आकस्मिक गति, मतलब एकदम मैग्मा बाहर आ गया लावा के रूप में, और एकदम क्या हुआ, एकदम ज्वालामुखी हो गया, सब जो है डिस्टर्ब हो गया, तो अंतर्जनिक बल क्या होगा, आकस्मिक गति हो गई। लेकिन कभी धीमी गति, अब वो अंदर ही क्या हुआ, बाहर ना निकल के अंदर ही घूमता रहा, तो प्लेट धीरे 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 क्या हुई, हिलने लगी, वो क्या हो गई, धीमी गति हो गई। भूकंप और ज्वालामुखी क्या है, आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। मैंने आपको बताया आकस्मिक रूप से अगर निकल आया तो क्या हुआ, आकस्मिक रूप से जब वो निकला तो ज्वालामुखी हो गया, और आकस्मिक रूप से ज्यादा बड़ी उसमें हलचल हुई तो प्लेटें ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, है ना। आप इसको सिंपल समझिए, प्लेट कैसे तैर रही है, जैसे जल में थर्माकोल का टुकड़ा, आपने हल्के हल्के उसमें हाथ ऐसे करके पानी में हल्के हल्के हाथ कर रहे हो तो क्या होगा, थर्माकोल का टुकड़ा हल्के हल्के हिलेगा, आपको उतना दिक्कत फील नहीं होगी। और जो आपने ज्यादा तेजी से उसमें पानी में हिला दिया तो थर्माकोल का टुकड़ा तेजी से हिलेगा। तो ज्यादा तेजी से अगर अंदर मैग्मा में गति होती है तो क्या होता है, प्लेटें तीव्रता से टकरा जाती हैं और भूकंप जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये इन्होंने दिया है पृथ्वी की गतियां। स्थलमंडलीय प्लेट को परिभाषा के रूप में बताने की कोशिश की गई है। स्थलमंडलीय प्लेट क्या है, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागरों की सतहें टिकी हुई है। मैंने आपको बताया कि इस तरीके से मान लो ये पृथ्वी है, ये मैग्मा चैम्बर है पूरा, तो इसके ऊपर इस तरीके से छोटी बड़ी कुछ प्लेटें हैं जिन जो इसके ऊपर तैर रही हैं, जिन पे हमारे स्थलमंडल और महासागर हैं। ठीक है, अब पृथ्वी की गतियां दी हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अब अंतर्जनित बल भी जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। अंतर्जनित बल भी दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, आकस्मिक बल और पटल निरूपण बल। ठीक है, आकस्मिक बल क्या होगा, जिससे एकदम कुछ भी विनाशकारी या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव परिणाम एकदम आ जाए, है ना, अंतर्जनित बल के कारण। अब जैसे भूकंप है, एकदम सब दिक्कत कर दी, एकदम एनर्जी रिलीज हुई, है ना, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, तो ये आंतरिक बल ही तो है। मान लो पर्वत पूरा गिर गया तो किसी ने सरकाया क्या उसको, बाहर से किसी ने थोड़ी ना सरकाया, अंदर कुछ उसके पृथ्वी की हलचल हुई होगी जिस कारण वो डिसबैलेंस होकर भूस्खलन हो जाता है। भूस्खलन मतलब भूमि का खिसकना, एक बड़े स्तर से भूमि का, आपने देखा होगा ना, आजकल रील्स खूब वायरल होती रहती हैं तो आप लोग देखते हैं कि वो पूरा एकदम पर्वत पूरा ढहता हुआ आ गया, तो वो क्या है, वो भूस्खलन है ना। तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये क्या है, आकस्मिक बल हैं और आंतरिक बल हैं, है ना। कोई कह के भूकंप ला दूंगा भाई, तो भूकंप सिर्फ धारावाही जोगिंदर ला सकता है ना, वो भी जुबान से। वो सिर्फ पृथ्वी के तल पर कोई भूकंप नहीं ला सकता। पृथ्वी के तल पर भूकंप कौन ला सकता है, वो आंतरिक बल ही ला सकते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये आकस्मिक बल होते हैं, अचानक से आएंगे, अचानक से खत्म हो जाएंगे। फिर अंतर्जनिक बल में ही एक पटल विरूपण बल होता है। मान लो दो प्लेटें अगर टकरा रही हैं और वो धीरे धीरे लंबे समय तक टकरा रही हैं तो क्या होगा, देखो इसको समझते चलो। जैसे मान लो एक प्लेट ये थी, है ना, और एक प्लेट मान लो
ये थी, ये दो प्लेटें टकराई और प्लेटें टकरा क्या हुई, ये वाली प्लेट अंदर जानी शुरू हुई, ये ऊपर उठनी शुरू हुई। अब यहां क्या होगा, यहां कुछ जो गाज जो कुछ जमा होगा जो कुछ वो क्षेत्र होगा, ये प्लेट क्या करेगी, उसको ऊपर उठाती चलेगी, इसको लगातार ऊपर उठाती चली जाएगी, लगातार ऊपर उठाती चली जाएगी। तो यहां क्या होगा, पर्वत निर्माणकारी बल, मतलब दो प्लेटों के संमर्जन से क्या हुआ, पर्वत का निर्माण हो गया। जैसे हमारे जो बलित पर्वत बने हुए हैं वो सारे इसी की वजह से बने हुए हैं। अब आ जाते हैं बहिर्जनित बल पे। तो बहिर्जनित बल में क्या होगा, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण क्या होते हैं, देखो तीन चीज होते हैं, अपर्दन, अपक्षय और निक्षेपण, ये तीनों आप समझ लो। अपर्दन का मतलब है कि हवा चली, वामन की ऊपरी परत अपने साथ उड़ा के ले गई मिट्टी की, पानी बहा, मिट्टी की ऊपरी परत अपने साथ बहा के ले गया, पर्वत का ऊपरी सतह अपने साथ बहाता हुआ ले गया, ये क्या है, ये अपर्दन है। अपक्षय क्या होता है, ताप दाब के चलते क्या हुआ, मान लो कोई पर्वत है, ताप दाब के चलते क्या हुआ, पहले वो फैला फिर सिकुड़ा, फैला फिर सिकुड़ा, फैला फिर सिकुड़ा, तो एक स्थिति क्या आएगी, टूट जाएगा, वो क्या होगा, अपक्षय होगा, टूटना। और निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण होता है किसी स्थान पर ले जाकर चीजें जमा कर देना। जैसे अब ये मिट्टी की ऊपरी सतह बहाता हुआ हवा या फिर पानी ले गई, तो वो कहीं ना कहीं जाके तो निक्षेपित करेगी, मतलब उसको जमा करेगी, तो उसको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं निक्षेपण। तो इन तीनों चीजों से ही क्या होगा, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से क्या होगा, कुछ ना कुछ चीजों का निर्माण होता रहता है या खात्मा होता रहता है। तो अपर्दन और निक्षेपण किसके द्वारा हो सकता है, नदी द्वारा हो सकता है। हाँ, नदी किसी चीज को काट सकती है, हवा, समुद्री तरंग, हिमनद। हिमनद क्या होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो होते हैं, मतलब पानी की एक तरह से जमी हुई नदियां मान लीजिए, है ना, जमी हुई नदियां, वो हिमनद। तो ये पृथ्वी की जो वो हैं आंतरिक और बहिर्जनित बल हैं, ये इनका एक शॉर्ट इन्होंने वो दिया है, मैंने आपको समझा दी, यही सब कहानी लिखी हुई होगी, पढ़ लेते हैं। ये देख लो, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, ये वो दिखाया है शब्द उत्पत्ति कैसे हुई है। ये क्या है, एक ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी को दिखाने की कोशिश इन्होंने करी है। एक ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ज्वालामुखी की परिभाषा। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी ये नहीं है कि जो गुब्बा वो निकल रहा है वो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पृथ्वी पर एक ऐसा छिद्र होता है जिससे जो है क्या है, जिससे पिघले हुए पदार्थ या मैं कहूं मैग्मा बाहर आता है, और बाहर आके क्या कहला रहा है, वो लावा कहला रहा है। तो ये क्या है, ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ज्वालामुखी ये है, ये पूरी संरचना ज्वालामुखी नहीं, ये ज्वालामुखी जो छिद्र है वो ज्वालामुखी कहला रहा है। इससे क्या निकलेगा, गैसें और राख निकलेंगी। इस पतली सी जो ये नली आई ना, जिसमें से ये मैग्मा निकल के आ रहा है, इसको क्या कह रहे हैं, क्रेटर कह रहे हैं, क्रेटर कह रहे हैं। ये निकास है, और ये जो रेड रेड वाला एरिया आप देख रहे हो, ये क्या है, लावा है, क्योंकि ये बाहर आ गया। और अंदर है तो क्या है, अंदर देखो, अंदर इन्होंने क्या दिया है इसको नाम, मैग्मा कोस्ट, ठीक है। तो ये जो आइटम बाहर आ जाता है तो ला बाहर ला, तो ये लावा हो गया, और अंदर जो मेल्ट है वो क्या है, मैग्मा है, ठीक है। और ये परपटी दिखाई है इन्होंने, और मेंटल। सर ये परपटी मेंटल क्या है, कान पे कस के एक थप्पड़ पड़ेगा। कल अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जो हम अर्थ स्ट्रक्चर देख रहे थे, पृथ्वी की संरचना देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि क्या देखा था, कि सबसे ऊपर की परत क्या थी, सबसे ऊपर की परत परपटी थी, उसके नीचे मेंटल थी, उसके नीचे क्रोड थी। तो ये वही पृथ्वी की संरचना दिखाई गई है, ठीक है। तो मतलब क्या है, परपटी में मैग्मा नहीं है, मेंटल में आके मैग्मा, मेंटल आके लिक्विड स्टेट है, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी दिखाने की कोशिश की गई है। आगे देखते हैं, ये भी ज्वालामुखी के जो बहुत सारे वो हैं। अब देखो, जैसे ज्वालामुखी जब पृथ्वी पे आता है, ज्वालामुखी जब अर्थ सरफेस पे फील होगा, तो ऐसा नहीं है वो सीधे अर्थ सरफेस पे आएगा, वो कहीं अंदर से हलचल पैदा होनी शुरू हुई होगी। तो अंदर से जहां से हलचल पैदा होनी हुई शुरू होती है, अंदर से जहां से हलचल होनी शुरू हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं उद्गम केंद्र, उसको कहते हैं उद्गम केंद्र, या कहीं कहीं आपको अवकेंद्र भी लिखा मिलेगा। वह स्थान जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाया जाता है, या इसको कहीं कहीं अवकेंद्र भी बोलते हैं, है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और अर्थ सरफेस पे जहां सबसे पहले भूकंप फील होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो ये चीज, ये शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कौन सा है, जहां से पृथ्वी के अर्ध के अंदर जहां वो फील हो रहा है, और पृथ्वी की सतह पे, भूपर्पट्टी पे जहां भूकंप फील होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अधिकेंद्र। और ये देखो, ये इन्होंने दो प्लेटें दिखाई हैं। एक प्लेट तो इन्होंने दिखाई है ये वाली,
ये प्लेट देखो किस साइड गति कर रही है, इस साइड, और एक प्लेट दिखाई है ये नीचे वाली, ये इस साइड गति कर रही है। दोनों की गतियां करने से क्या हो रहा है, दोनों के एक दूसरे के विपरीत गतियां करने से क्या हो रहा है, ये आपस में टकराई, और हल्की टकराहट, इतनी बड़ी संरचना जब आपस में टकरा रही है, ऐसा नहीं जैसे घर में तुम्हारी खाना खाने वाली प्लेट है, ए सर हमने तो 4 बार प्लेट टकरा ली, कुछ ना हुआ, कोई भूकंप आया, ये वो प्लेट नहीं है। पूरा सोचो तुम्हारे सैकड़ों अरबों खरबों बीघों की पूरी जमीन की एक प्लेट है, और वो प्लेट गति करके टकरा रही है, तो क्या होगा, ठीक है, कल्पना करके देखिए। फिर भूकंपीय तरंगें इस जो अवकेंद्र है, इस अवकेंद्र के चारों ओर भूकंप की तरंगें चलना शुरू करती हैं, इस अवकेंद्र के चारों ओर भूकंप की तरंगें चलना शुरू करती हैं। यहां भूकंप सबसे ज्यादा फील होगा, अधिकेंद्र पे भूकंप सबसे ज्यादा फील होगा, और अधिकेंद्र से दूर जाते जाते भूकंप की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ये दिखा है भूकंपीय तरंगें बाहर सभी दिशाओं में निकलती हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, भूकंपीय तरंगें जो हैं वो 3 प्रकार की हैं, है ना, क्या आप जानते हैं, जान लेंगे जी, आप जनवा देंगे तो जान लेंगे। क्या कह रहे हैं कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की हैं, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, ठीक है। ये तीनों खतरनाक शैतानी हैं। देखो पी वेव जो होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग, ठीक है। ये पी वेव क्या है, आप इसको बुक में लिख लो, इसमें थोड़ा कम चीज दी हुई है, हम बाकी अभी 11th 12th में प्रॉपर दिया हुआ है। पी वेव को क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव। और ये वेव क्या है, ये वेव तीनों माध्यम में मेरे संचरण कर सकती है, तीनों माध्यम में संचरण कर सकती है, मतलब ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है ये तरंग पी वेव। और एस वेव क्या है, एस फॉर सॉलिड मान लीजिए, वैसे ऐसा कुछ है नहीं एस फॉर सॉलिड, लेकिन एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव, और एस फॉर सॉलिड वेव तो सिर्फ ये सॉलिड में ही चलती है, इसको सॉलिड वेव बोलते नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि एस फॉर सेकेंडरी या एस वेव और एस फॉर ही सॉलिड, तो ये सिर्फ सॉलिड में ही चलती है। और एल वेव कौन सी होती है, ये जब अधिकेंद्र पे आ गया उसके बाद जो तरंग फील हो रही हैं वो एल वेव होती है, इसका नाम होता है लव वेव। पता नहीं किस शैतान ने नाम लव रख दिया, लव तो ये कहीं से भी नहीं करती, ये तो लव को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है, ठीक है। चलो खैर, ये आपको ध्यान रखना है। ये पी वेव अथवा अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय, इसका क्या मतलब है, अनुदैर्ध्य का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में तरंग चल रही है ना, उसी डायरेक्शन में वो गति करेगी। मतलब जैसे क्या है, तरंग इस डायरेक्शन में चल रही है तो तरंग के कण भी इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके गति करेंगे इसी डायरेक्शन में। और अनुप्रस्थ का मतलब क्या है, ये तो अनुदैर्ध्य पी कि तरंग मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है तो तरंग के गण ऐसे करके कंपन करेंगे, ये ज्यादा खतरनाक होता है। और एल वेव क्या है, ये तो पृष्ठीय तरंगें हैं, पृष्ठ पे फैलती हैं और ये सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अब मान लो अगर इसी में ही जोड़ी बनाने वाला सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि पी वेव कैसी होती है, तो पी वेव अनुदैर्ध्य होती हैं, एस वेव कैसी होती हैं, एस वेव अनुप्रस्थ होती हैं, और एल वेव कैसी होती हैं, वो पृष्ठीय तरंगें होती हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत समझने जैसी चीजें थी, अब जो समझने वाली चीजें थी समझा दी, आगे सब कथा कहानी लिखी हुई होगी, पढ़ लेते हैं उस कथा कहानी को भी। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, ठीक है। स्थल मंडलीय प्लेटें गति कर रही, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा हिस्सा जब गति कर रहा है। सर हमने तो मम्मी से 2-4 प्लेटें लेके कई बार टकरवा ली, कुछ भी नहीं हुआ, मम्मी ने सुताई और लगा दी, ठीक है। तो लगाएंगे, ये प्लेट और वो प्लेट में बहुत अंतर है, ठीक है। तो पूरा हिस्सा सोचो, पूरा अर्थ का इतना बड़ा भाग, पूरा एशिया महाद्वीप ऐसे करके गति कर रहा है, और वो गलती जाकर यूरोसिया से टकरा गया, तो क्या होगा, तब भूकंप आएगा, ठीक है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, इस कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो ये भूकंप की परिभाषा दी हुई है हल्की सी इन्होंने, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर भूपर्पट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। पिछली वाली स्लाइड में था अभी, उसको क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे। कहां गया भाई, आजा, हाँ ये क्या है, ये उद्गम केंद्र पृथ्वी की नीचे वाला, जहां से निकलना शुरू हुआ, जहां से पहली बार फील हुआ है, ये नीचे है स्थान, ये अर्थ सरफेस है, तो ये स्थान नीचे है पृथ्वी में, नीचे जहां से भूकंप पैदा हुआ है। और जैसे ये ऊपर पहुंचेगा, यहां जहां हिट करेगा, ये भूपर्पट्टी वाला क्या है, ये अधिकेंद्र कहलाएगा, ठीक है। उद्गम केंद्र भू सतह से पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, मतलब जहां उस पर फील होता है, तो अधिकेंद्र क्या हो गया, ये हो गया। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज्यादा हानि होती है। अब भाई साहब नीचे से भूकंप चला, यहां आकर टकराया अर्थ सरफेस पे, तो यहां सबसे ज्यादा हानि होगी, इसके बाद फिर इधर कम होती चली जाएगी दोनों तरफ, ये कह रहे हैं, ठीक है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब मान लो कोई चीज यहां गिरी,
तो आसपास एरिया में हल्का सा कंपन होगा, है ना, ऐसे करके मेरे हाथ पे गिरी तो मेरे हाथ की उस जगह पे ज्यादा कंपन होगा, दूर जाते 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 क्या होगा, कम होता चले जाएगा। वही बात ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, क्रियाकलाप, एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें। हाँ देखो भूकंप बता रहा है कैसे मटर के दाने हिलते हैं, ठीक है, इसको देख लो बालक को, देखो एक बर्तन लें, उसे जल में भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर के दाने, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है तो क्या होगा, अब उबाल की कल्पना इन्होंने किससे कर ली, वो कर ली मैग्मा से, गर्म तप्त मैग्मा से। ढक्कन भी हिलने लगता है, उबाल आएगा ढक्कन ऐसे हिलने लगेगा। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं, ये एग्जाम्पल आप करके देख सकते हो, जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे गिर जाते हैं, चम्मच की कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आता है तो पृथ्वी में भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। ये इसको इन्होंने बताने का प्रयास किया है। अगला देखते हैं, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। भूकंप हम आजकल फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम भूकंप का पता लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अभी भी चीजें नहीं है कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। प्रॉपर नहीं कह सकते कि भैया 5:04 पे भूकंप आएगा, भगलियो यहां से, ऐसा भी हम इतने लेवल पे अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। मतलब भूकंप कभी आ जाए आपके समय में और आपको भगना हो या आपको दुबकना हो तो कहां दुबक सकते हो, ये कक्षा 7 की एनसीईआरटी आपको बता रही है। क्या कह रहे हैं, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे अम्मा को कहते हुए सुना होगा ना कि जानवर आज ये बिल्ली रो रही है या कुत्ता रो रहा है तो कुछ खराब होगा, है ना, कुत्ता रो रहा है कुछ खराब होगा, तो जानवर के व्यवहारों से दिन लगा लेते। तालाब में मछलियों में उत्तेजना, सांपों का धरातल पे आना, तो इसको ये भूकंप के पूर्व अनुमान माने जाते हैं, ठीक है। ये भुज में एक भूकंप आया था 2001 में, उसका इन्होंने दिया है, इस तरीके से देख रहे हो आप कैसे पूरी बिल्डिंग की ऐसी की तैसी हो रखी है, और उसका कुछ उसके कुछ क्या कहते हैं, जो न्यूज़पेपर की खबर्स हैं उनको कुछ को दिया है। क्या, भुज में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। तो आपको सिर्फ यहां से जो याद रखने वाली बात है, आपको ये याद रखनी है कि भुज में भूकंप कब आया था, तो 2001 में। क्या हुआ, 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है, 6.9 तीव्रता का। अभी आगे देखेंगे कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, ठीक है। स्कूल सबसे ज्यादा प्रभावित हो गए, 971 छात्र छात्राएं और 31 शिक्षकों की मौत। आप समझ रहे हैं कितना बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्टिव चीजें थी। भुज में निराशाजनक हालत, भुज की तबाही, मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की हमारी मदद कर दो, शहर में आग लग गई। अब सर भूकंप से आग कैसे लग गई, भाई भूकंप आया, किसी के लालटेन जल रही, लालटेन गिर गई और सारा मिट्टी का तेल फैल गया, वो सब हो गया तो क्या हो गया, आग लग गई, तो शहर में आग लग गई। इस तरह से मतलब ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों में मुख्य समाचार के रूप में दिया गया भूकंप का वस्तु स्थिति हमने पीछे पढ़ ही लिया है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, ये भूकंप के बारे में कुछ बताया है, इसको भी देख लेंगे। ये क्या है, भूकंप से बचाव की तैयारी। ये आपको बता रहे हैं कि कभी अगर भूकंप आ जाए तो हमें कहां दुबकना चाहिए, कहां भगना चाहिए, क्या करना चाहिए। भूकंप के दौरान कहां आश्रय लें, सुरक्षित स्थान जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे। रसोई घर में नहीं स्लिप पड़ी होती है, इस पे आपकी मम्मी ने गैस रख रखी है, जिसपे पराठा या रोटी आप बेलते हो, बेलती हो, ठीक है। क्या कह रहे हो कि हम नहीं बेलते हैं, खाना बनाना सबको आना चाहिए, ठीक है। आजकल तो क्या सिस्टम हो गया है ना कि लड़कियां तो खाना बना, क्योंकि बाहर जब लड़कियां पढ़ती हैं तो माँ बाप उनकी सुरक्षा और बहुत सारी दस्ती के चक्कर में उनको रखते हैं पीजी में, वहां खाना बना हुआ मिलता है। तो कन्याएं तो खाना बनाना जान नहीं पाती हैं, लेकिन लड़के जो हमारे जैसे बालक हैं वो क्या करते हैं, बाहर कमला लेके रहेंगे, वहीं खाना बनाएंगे, दाल चावल रोटी भात सब वहीं बनाते हैं, उनको बढ़िया खाना आजकल बनाना आ रहा है। तो मतलब मैं डिस्क्रिमिनेशन जैसा, कुछ लोग कह देंगे लो आ गया देखो पुरुषवादी मानसिकता का व्यक्ति, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको केवल वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूं। तो आना सबको सब कुछ चाहिए, कब कहां क्या काम करना पड़ जाए सबको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। चलो, काउंटर या मेज के नीचे दुबक सकते हैं, दीवार के अंदरूनी कोने में दुबक सकते हैं, इनसे दूर रहें। कहां से दूर रहें, आग वाले स्थान, बगल में कहीं आग जल रही है वहीं जाकर खड़े हो गए तो और ज्यादा हवा खराब हो जाएगी। चिमनी के आसपास या टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और सुरक्षित स्थान कौन सा है, किसी दीवार के कोने में जाके चिपक जाओ, या फिर क्या करो, किसी जो ऐसी कुछ जैसे पुराने घरों में शायद आप लोग समझते होंगे, नहीं पता नहीं, टाण होती थी, जैसे ऊपर की तरफ एक स्लिप पड़ी हुई होती थी, उस पर जितना भी कूड़े कबाड़े वाला सामान होता था, पुराना चीजें, राजाई कंबल, वो सब रख दी जाते थे। पुराने जो घर होंगे या गांव देहातों में आज भी चलती हैं। और वैसे वरना सबसे सेफ चीज क्या है, रसोई के जो स्लिप है उसके नीचे, ठीक है, वहां दुबक सकते हो।
पहले से तैयार रहें, सबको बताते चलो कि भैया यहां दुबकना है, आज घर पे 4 लोग जाके बता देना कहां दुबकना है, ठीक है। अब ये क्या आप जानते हैं? ठीक है जी, हम तो नहीं जानते, जान लेंगे। भूकंप के मापन का एक यंत्र किया जाता है, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी, हिंदी में दिया है भूकंप लेखी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ इसको बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं भूकंप की तीव्रता किस पे नापी जाती है? रिक्टर स्केल पे नापी जाती है, ठीक है। रिक्टर स्केल एक पैमाना है, जैसे अपन का सादा पैमाना नहीं होता सेंटीमीटर वाला जिससे हम लंबाई चौड़ाई मापते हैं, तो उसी तरह से रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। मतलब 2 मैग्नीट्यूड का अगर 2 रिक्टर स्केल पे भूकंप अगर आया है तो उससे कुछ नहीं होनेगा, ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वो शैतान होता है, वह वस्तुओं को गिरने और क्षति पहुंचा सकता है। जिसकी तीव्रता 6 होगी वो और अधिक शक्तिशाली होगा, जिसकी 7 होगी वो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है क्या चक्कर? भूकंप का अगर एक मामला बढ़ेगा, मतलब 2 से 3 अगर भूकंप का मैग्नीट्यूड हुआ तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो 10 गुना होता है, ठीक है। ये आपको एक पॉइंट याद रखना चाहिए, इस पे कई बार सवाल पूछा गया है। अगर भूकंप का मापन 2 से 3 हुआ, मान लो 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो 3 से 4 में 10 गुना खराब भूकंप आएगा। मतलब अगर कोई 2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ रहा है, कोई 5 मैग्नीट्यूड का, तो 2 के बाद 3 4 यानी 10 गुना, 10 गुना और 10 गुना, ये 1000 गुना इससे भयंकर होगा। 2 वाला भूकंप और 5 वाला भूकंप 1000 गुना भयंकर होगा, ठीक है। तो ये यहां बताया गया है, आपको एक बात याद रखनी चाहिए। विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात हैं, ठीक है, ये अभी आगे देखेंगे, आगे जब उसका चीजें आएंगी। आगे चलते हैं। अब प्रमुख स्थलाकृतियां दी हैं, है ना, प्रमुख स्थलाकृतियां जो अभी हम आंतरिक और बहिर्जनित बल पढ़ रहे थे ना, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, उनसे क्या क्या चीजें बन रही हैं उसकी बात चल रही है। मुख्य स्थलाकृतियां, है ना, अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अब देखो, अपक्षय और अपर्दन मैंने आपको बता दिए भी दोनों। कब बता दिए सर? एक अभी बताया नहीं था, अभी पीछे नहीं बता के आया था। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण तीनों चीज नहीं बताई थी। अपक्षय मतलब चट्टान का टूटना, बार बार फैलना सुगड़ना, तो क्या होगी? टूट जाएगी, अपक्षय हो गया। अपर्दन क्या होगा? जल या हवा द्वारा या किसी और चीज के द्वारा उसकी ऊपरी सतह का एक धीरे धीरे करके क्षय होते रहना, वो अपर्दन है। नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, ठीक है। तो अपक्षय की परिभाषा क्या हो गई? पृथ्वी की सतह पर शैलों का टूटना। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को क्या कह रहे हैं? उसको क्या कह रहे हैं? अपर्दन कह रहे हैं। अपर्दन किस किस से हो रहा है? जल से, पवन से, हिम से, इनसे होने वाले घटकों को, क्षय को क्या कह रहे हैं? अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जल क्या हुआ? पानी अपने साथ बहा के ले गया, मिट्टी की ऊपरी सतह सब वो अपने साथ बहा के ले गया, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अब वो ले तो जा रहे हैं लेकिन कहां तक ले जाएगा? कहीं जाके तो छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या हुआ? जैसे मान लो मिट्टी, पानी अपने साथ बहाता हुआ ला रहा है, अब कंकड़ पत्थर वाले एरिया में चला गया तो मिट्टी वहीं बैठती जाएगी, तो वो क्या हो गया? वो निक्षेपण हो गया। निक्षेपण मतलब मैं कहीं से कोई चीज ला रहा हूं और यहां मैं छोड़ दिया, ये निक्षेपण हो गया, ठीक है। चलो, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन और निक्षेपण के प्रक्रम से पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब कौन कौन सी स्थलाकृति बनेंगी सबके द्वारा बताएंगे। सर, नदी के कार्य, नदी क्या क्या बना रही हैं ये बता रहे हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। अब ये तो बहुत सिंपल बात है, मिट्टी में से बहा दो पानी को या नदी को तो क्या होगा? मिट्टी कटती चली जाएगी, तो वही अपर्दन है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है ना। ये देखो, ये जलप्रपात है, ये कठोर शैल से और जो है मृदु शैल की तरफ गिर रही है, तो क्या होगा? कठोर शैल तो कटी नहीं, मृदु शैल धीरे धीरे कटती चली गई, तो क्या हुआ? वो ऊंचाई से नीचा काफी हो गया। ऐसे करके जब नदी गिरती है, वाटरफॉल होता है, तो ये जलप्रपात बन रहा है, ठीक है। पीछे भी छूट गया है, वही चीज थी, जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी, अब ये मैदानी भाग की, तो जलप्रपात वाला देख लेते हैं क्या है। ये इन्होंने दिया है जलप्रपात वाला, ये जो पीछे स्लाइड दी थी ना, हाँ, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ओहो, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात है। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना है, इसमें 2-3 इंफॉर्मेशन है, याद रखने जैसी चीजें हैं। कहां? सबसे ऊंचा जलप्रपात पूरे विश्व का कौन सा है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात क्या है? सबसे ऊपर है। एंजल प्रिया नहीं है, ये खाली एंजल है, ठीक है, एंजल जलप्रपात।
अन्य जलप्रपातों में उत्तरी अमेरिका और कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पे कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात का देखो ये फोटो दिया है इन्होंने, ठीक है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। तीनों फेमस हैं ये। सबसे पहले कौन सा, दोबारा एक बार सोच लो, सबसे पहले विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला, दक्षिणी अमेरिका वेनेजुएला में कौन सा है? एंजल जलप्रपात। फिर कह रहे हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा पे कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं क्या, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे अफ्रीका में कौन सा जलप्रपात पड़ता है? विक्टोरिया जलप्रपात पड़ता है। और जलप्रपात क्या है? ऊपर कठोर सेल है, नीचे मृदु सेल है, जल लगातार गिर गया, मृदु सेल कटती चली गई, मृदु मतलब सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट सेल, तो सॉफ्ट सेल और हार्ड सेल, सॉफ्ट सेल कटती चली गई है ना, सॉफ्ट सेल कटती चली गई तो ऊपर से नीचे डायरेक्ट जब जल गिर रहा है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जलप्रपात या वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। ये हमने देख ही लिया। अब नदी जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, ठीक है। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो वो सीधी तो बहेगी नहीं, वो कैसे ऐसे 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 करके मोड़दानी भागों में बहने लगती है, ठीक है। इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? ये जो जैसे बड़ा मोड़ पड़ गया ना, इन्हीं मोड़ों को क्या कहते हैं? ये क्या है? विसर्प है। आगे मैप दिया है उसके अभी आराम से समझ लेंगे, विसर्प कहते हैं, ठीक है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। मतलब विसर्प क्या करेंगे? किनारे से मिट्टी काट लाए, है ना, जब बहाव ज्यादा हुआ तो मिट्टी काटते हुए लाए और बहाव कम हुआ तो किनारे पे मिट्टी छोड़ते हुए चले, ठीक है। अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे, ठीक है, ये दिया है, देखो ये नदी कैसे बह रही है, मैदान में नदी कैसे बह रही है, ये देखो नदी ये विसर्पों में ऐसे ऐसे करके विसर्पों में बह रही है, ठीक है, विसर्पों में बह रही है। और ये क्या है? ये पूरा एरिया बाढ़ का मैदान है। ये देखो ऊपर उठे हुए एरिया है, ये ऊपर उठे हुए एरिया है, मतलब ये क्या है? इससे ज्यादा पानी ऊपर नहीं जाएगा, इसी बीच में पानी बहेगा, ठीक है। ये क्या है? ये जो नदी का ये जो सांप सी चल रही है इसको विसर्प कह रहे हैं। ये ऊंचा उठा हुआ एरिया तटबंध है। ये चाप झील क्या है? क्या होता है जब नदी ऐसे 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 करके बह रही है, ऐसे ऐसे करके बह रही है, तो कोई जब दो ज्यादा पास में चाप आ जाते हैं तो नदी क्या करेगी? इस मार्ग को छोड़ के ऐसे ही बहने लग जाएगी, यहीं से बहने लग जाएगी। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा एरिया होगा, ये जो होगा, ये अब नदी का मार्ग ना होकर ये क्या बन जाएगी? चाप झील बन जाएगी। अब ये क्या हुआ होगा? ये इस तरीके से विसर्पित हो रही होगी और यहां आकर थोड़ा पास में आ गई होगी, यहां से इस तरीके से मिल गई, तो ये क्या रह गया? ये चाप झील रह गई, ठीक है। निकट आते जाते हैं, समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। ये जो विसर्प लूप था ये नदी से कट गया और एक अलग झील बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले चाप झील निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनती है? झील के द्वारा, हिमानी के द्वारा, नदी विसर्प द्वारा। तो आपको ये जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। मान लो ये इस एरिया में बह रही है, इससे एक्स्ट्रा एरिया में बहने लगे तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या होगा? महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। अब जब बाढ़ आएगी तो बड़े एरिया में बहेगी नदी। जब चौड़ाई में बही मतलब दूर तक बहली और दूर तक बहली, फिर से जब पानी कम होगा तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा निक्षेप मतलब एलिमेंट्स आए होंगे ना ऊपर से बह के, वो कहां होंगे? किनारे किनारे जमा हो जाएंगे, किनारे किनारे जमा हो जाएंगे, तो वो निक्षेपण करती चलेगी। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। उपजाऊ कैसे है? क्योंकि वो सारी मिट्टी की ऊपरी बढ़िया पतली पतली परत है तो उपजाऊ है, और समतल मैदान है क्योंकि वो बह के उसने उसको समतल कर दिया है और उपजाऊ। और बाढ़कृत मैदान क्यों है? क्योंकि ये मैदान जो क्रिएट हुआ है वो बाढ़ के द्वारा ही क्रिएट हुआ है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ये जो आपने देखा होगा यार, गांव देहात के आदमी हो गए या नॉर्मली भी कहीं जब नहाने धोने गंगा जी वगैरह में या किसी और नदी में अपन जाते हैं तो साइडों से क्या होगा? एक एरिया होगा जिसमें नदी बह रही होगी, उसके बाद ऊंचे स्थान आ जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उनको तटबंध कहते हैं। समुद्र में तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है नदी, अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इनको क्या कहते हैं? जिनको वितरिका कहते हैं। अब जब समुद्र तक पहुंचेगी नदी तो क्या होगा? नदी क्या होगा? मुख्य नदी ये रही मुख्य नदी, और ये छोटी 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 उसमें बट जाती है समुद्र में गिरते समय। इसको क्या कहते हैं? इसको वितरिका कहते हैं। नदी के छोटे छोटे पार्ट्स जो नदी से छोटी छोटी नदियां और बन जाती हैं उनको वितरिका कहते हैं। और जो ये सेडिमेंट्स बहा के ला रही थी ना, क्योंकि अब इसके पास उतनी बहाव धीमा हो गया, उतना तेज बहाव रहा नहीं कि सेडिमेंट्स और बहा के ले जाए, अवसादों को और बहा के ले जाए, तो यहीं जमा कर देती है। और ये जो आकृति है वितरिकाओं इनके द्वारा जो बनती है इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं।
बोलते हैं, ठीक है। यहां नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, मतलब यहीं इसको जमा करने लगती है। निक्षेपण मतलब यहीं छोड़ देना। प्रत्येक तरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या होता है, डेल्टा बनता है। मैंने आपको बताया ये सब जो जितना भी बवाल सारा इकट्ठा हो गया, इस बवाल को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, ये जितना भी सारा अवसाद इकट्ठा हो गया, इस अवसाद को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डेल्टा। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमारी है गंगा ब्रह्मपुत्र, जब गिरती है तो क्या करती है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब अभी एक बार रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है। तो समुद्री तरंग से करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजें फट से। देखो हम पढ़ते आए थे, सबसे पहले पृथ्वी स्थलमंडल प्लेटों में विभाजित है, ठीक है। ये गति कर रही है, किसके कारण गति कर रही है, मैग्मा के कारण। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स पढ़े हमने। उसके बाद हमने देखा पृथ्वी गतियां, आकस्मिक बल होगा तो भूकंप ज्वालामुखी आएंगे, पटल विरूपण से ये होगा। अपर्दन निक्षेपण पढ़ा कि अपर्दन से क्या होगा, नदी इन सब के द्वारा अपर्दन निक्षेपण किया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, ज्वालामुखी पढ़ा कि ज्वालामुखी जब बाहर आता है तो क्या होगा, ये सब हमने देखा। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, लावा क्या है, ये सब देखा। उसके बाद हमने देखा कि ये एक मैप बड़े काम का था। इसमें हमने अधिकेंद्र देखा जो ऊपर की तरफ होता है। 3 वेव देखी, पी वेव जो कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, एस वेव अनुप्रस्थ होती हैं और एल वेव पृष्ठीय वेव्स होती हैं। और ये हमने ये सारी चीजें देखी कि भूकंप जहां अर्थ में सबसे नीचे पहले जहां फील होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवकेंद्र या उद्गम केंद्र। और परिधि पे जहां सबसे पहले फील होता है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि उद्गम केंद्र अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप की चीजें देख ली। फिर हमने देख लिया कि भूकंप के बचाव के दौरान हमें क्या करना चाहिए। मुख्य स्थल आकृतियां, नदी जो बना रही है, नदी के कैसे कैसे कर रही है, अपक्षयपर्दन से जो बना रही है ना। हमने देख लिया, चाप झील देख ली, फिर हमने डेल्टा देख लिया, भितरिका नदी देख ली, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। अब आ जाते हैं समुद्री तरंग के कार्य, ठीक है। समुद्री तरंग क्या क्या कर रही हैं। अब समुद्री तरंगे भी तो हैं। मान लो समुद्र के आसपास जो एरिया है वहां भी तो तरंग लगातार मतलब उठ रही हैं, बैठ रही हैं, उठ रही हैं, बैठ रही हैं। तो वो भी क्या करेंगी, वो भी कुछ ना कुछ करेंगी। तो समुद्री तरंग अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। समुद्री तरंगों से लगातार सेलें टकराती रहती, सेलों से लगातार टकराती रहती है। मान लो समुद्र के आसपास कोई पर्वत उठा हुआ है, उससे लगातार आके कोई पानी की तरंग टकरा रही है, तो क्या होगा, वो भी धीरे धीरे कटती चली जाएगी। समय के जिससे क्या होती है, दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। क्या, दरार बड़ी और चौड़ी होती जाएगी। मान लो मेरे ऊपर मत डालो किसी पत्थर के ऊपर लगातार 20-30 साल तक खूब पानी लगातार एक आदमी डाल रहा है, एक मग से किसी चीज से डाल रहा है, तो उसमें दरार पड़ जाएगी, ठीक है। और वो दरार धीरे धीरे चौड़ी हो जाएगी। इसी चौड़ी जब हो जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, इसको समुद्री गुफा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, समुद्री गुफा। जैसे ये देखो समुद्री गुफा, देखो ये है। मान लो यहां क्या हुआ है, यहां से एक तरंग रोज आके टकरा रही है, तो क्या होगा, इसमें होल होना शुरू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, समुद्री गुफा हो जाएगी, ठीक है। इन गुफाओं से बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बसती है। मान लो ये गुफा क्या हुई, लगातार फिर भी और पानी घुसे जा रहा है, तो क्या होगा, केवल आर पार इन गुफाओं में से आप जा सकते हो, केवल छत इनमें रह जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको तटीय मेहराब बोलते हैं। मेहराब क्या होता है, जो आपने अपने घरों में नहीं देखे होंगे, पुराने घरों में तिखाल बने हुए होते थे ऐसे, ये क्या है, मेहराब होते हैं। या कहीं आप उन जैसे खासकर जो मुगल काल के दौरान के जो आर्किटेक्चर है उनमें आप देखोगे तो मेहराब उनकी एक विशेषता है। मेहराब बने हुए इस टाइप की जो शेप के दरवाजे टाइप से होते हैं, तो ये तटीय मेहराब हो जाता है। ये देखो ऐसा लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है। अब क्या होगा, फिर इस पर तरंगें आके टकरा रही हैं, तो क्या होगा, ये भी पूरा टूट जाएगा, ये छत भी पूरी टूट जाएगी और ये अलग से एक बाबूजी खड़े रह जाएंगे, है ना। अलग से एक दीवार जैसी आकृति खड़ी रह जाती है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। आप लोगों ने एक पिक्चर आई थी दिलवाले, ठीक है, क्यों बता रहे हो सर नाम, उसमें एक गाना था, रंग दे तू मोहे गेरुआ, है ना। उस गेरुआ वाले गाने में देखोगे ना, ये सब चीज आपको दिख जाएंगी, ध्यान से देखना। ये आपको स्टैक भी उसमें दिख जाएगा काजोल के पीछे, ठीक है। एक सीन में ये क्या कहते हैं, समुद्री गुफा भी आपको दिख जाएगी। ये सब देखते चलना। और आगे जो अभी हिमानी वाले चीजें वो बताएंगे ना कि हिमानी से और क्या क्या होगा, अभी मतलब एक और वो है जिससे स्थलाकृतियां बनेंगी, वो भी उसमें दिख जाएंगे क्योंकि उसकी शूटिंग, और उसमें हाँ जलप्रपात भी दिख जाएगा। उस गाने को आज जाके ही लेना भाई सब वीडियो, तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, वो भी दिख जाएगा। चलो
समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं, ठीक है। ये और कोई ऊर्ध्वाधर उठी हुई चीज होगी। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा करती हैं जिनसे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। अब क्या करेंगे, किनारों पर ये देख रहे हो अवसाद जमा कर दिए, ये क्या होगा, समुद्री पुलिन इनको बोलेंगे। तो हमने क्या देख लिया, स्टैक देख लिया, समुद्री गुफा देख ली, तटीय मेहराब देख लिया। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। आपसे पूछे तटीय मेहराब निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है, नदी द्वारा, पवन द्वारा, समुद्री तरंग द्वारा और एक और दे दो ज्वालामुखी द्वारा। तो अब जब तुमको तटीय मेहराब ही नहीं पता होगा तो उसका आंसर कैसे लगाओगे। स्टैक आपसे पूछ ले कि स्टैक का निर्माण निम्नलिखित में से किस जो है उसके द्वारा होता है, समुद्री तरंगे, नदी, ऐसे करके ये ऑप्शन आएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। चलो खैर, अब हिमनद के कार्य। हिमनद क्या है, बर्फ की नदियां, हिमनद, हिम की नदियां, है ना, हिम माने बर्फ, बर्फ की नदियां में क्या करती चल रही हैं, कुछ ना कुछ स्थल आकृतियां बनाती चलेंगी। देखो क्या हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टानों के गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं। अब सोचो पानी बहते हुए जब किसी चीज को अपर्दित कर रहा है तो बर्फ अगर बह रही होगी हल्के हल्के तो वो अपर्दित ना करेगी, वो भी करेगी, ठीक है। तो ये अपर्दित कर देती हैं, इसको क्या कहते हैं, पत्थरों से अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण कर रहे हैं। जब पानी भाई साहब काट रहा है तो बर्फ तो अगर बहेगी तो और ज्यादा काटेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में क्या होता है, जल भर जाएगा। अब क्या होगा, इसने गर्त बना दिए, बर्फ ने गर्त बना दिए, और जब क्या हुआ, जब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, है ना, या नीचे की तरफ आए तो क्या हुआ, इन गड्ढों में क्या हुआ, जल भर जाएगा, और जल भर जाएगा तो क्या होगा, इनसे जल भर जाता है, इनसे क्या बन जाती है, सुंदर झील। तो झीलों का निर्माण प्रायः किससे होता है, हिमनदों से झीलों का निर्माण प्रायः होता है। जैसे छोटे बड़े सैल, इनमें हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ हैं, छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी में निक्षेपित होते हैं। यह निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी थी ना, जलोढ़ जो मतलब जल के द्वारा लाई गई है, ऐसे ही हिमोड़ है जो हिम के द्वारा लाई गई मिट्टी है, ठीक है। चलो पवन के कार्य, अब पवन भी कुछ बना रही है, लास्ट है ये, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने कहा 2 पार्ट्स में लेने से बढ़िया है, चाहे हल्की सी बड़ी वीडियो हो जाए लेकिन एक ही पार्ट में खत्म हो। पवन क्या क्या करेगी, पवन आप नहीं, जो आपका दोस्त पवन है वो नहीं, पवन का मतलब हवा। हवा के क्या क्या कार्य हैं, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, देखा है जी। बालू के टिम्बों के कुछ छिद्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन, निक्षेपण और का प्रमुख कारक है। पवन क्या कर रही है, अपर्दन कर रही है, निक्षेपण कर रही है। मतलब हवा चली तो क्या हुआ, एक साथ खूब सारा रेता उड़ के दूसरी जगह चला गया। अब वो कहां चला गया, कहीं ना कहीं जाके तो गिरेगा, जहां गिरेगा वहां निक्षेपण हो गया, जहां से उठ के गया वहां से अपर्दन हो गया, ठीक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वहां दिखता है, ठीक है, सेल देख सकते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती, मतलब हवा चल रही होती है ना तो क्या होता है कि निचला वाला एरिया तो जो है पवन उड़ के चली जाती है, ऊपर एक तंबू सा दिखता है और बाद में ये भी धड़ाम से गिर जाता है। इसको क्या बोलते हैं, छत्रक सेल। तो आप ये भी याद रखोगे, छत्रक सेल किसके द्वारा बनते हैं, रेगिस्तान में पवन के द्वारा। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है, इसलिए ऐसा शैल के आधार पर संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होता है। मतलब इसका निचले वाला एरिया तो पतला होगा और शीर्ष क्या होगा, विस्तृत होगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। पवन के चलने पर यह अपने साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है। मतलब ये बह रही है और जब पवन रुकी तो क्या हुआ, ये जो ऊपर अटक गया ना टिम्बा, ये ढम से गिरेगा और छोटी सी पहाड़ी का निर्माण हो जाएगा। पहाड़ी मतलब वैसे ही, इनको क्या कहेंगे, बालू टिम्बा कहते हैं, इनको बालू टिम्बा कहते हैं। तो आपको याद रखना है छत्रक शैल और बालू टिम्बा। सर यहां से याद क्या रखना है, आप कहानी तो सारी समझा रहे हो। ये जो जितने भी नए नए टर्म आ रहे हैं ना, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। जैसे छत्रक सेल आया, अब आपसे वही सवाल पूछ ले कि छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से बालू टिम्बा। जब बालू महीन एवं हल्के होते हैं, बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। और जब ये बालू कण विच्छित क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, इनको लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस के निक्षेप। अब ये भाई साहब अगर अभी ये पूछ लेना लोएस क्या है तो आधे से ज्यादा तो खत्म हो लेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं है। मतलब बालू क्या करे, जब मिट्टी के कठोर एवं हल्के कण होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जाती है और बड़े क्षेत्र में क्या करें, उनको निक्षेपित कर दे, फैला दे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लोयस निक्षेप बोलते हैं, ठीक है, लोयस इसको बोलते हैं। तो हमने इतने सारे इसी में 3-4 फैक्ट पढ़ लिए, छत्रक सेल, है ना, बालू टिम्बा, लोयस। तो ये आपको याद रखने हैं, ये क्या है। अब एग्जाम पूछ ले लोयस क्या है तो सकल दे गए हैं लोयस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर यहां समाप्त होता है। कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3 समाप्त कर लिया है हमने,
ठीक है। इसी तरीके से एनसीईआरटी श्रृंखला निरंतर धीरे धीरे चलती रहेगी। आप लोग के प्यार पे भी डिपेंड है, आप लोग लगातार अपने वीडियोस व्यूज पे व्यूज दीजिए, लाइक्स उनको बढ़ाइए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, मैं निरंतर आपको पढ़ाते रहूंगा, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं खत्म करते हैं, कैसी लगी बताते चलिएगा, पढ़ते चलिए, खुश रहिए, धन्यवाद।